Hello everyone, welcome again in my video. As we all know, अपन ने लास्ट क्लास तक टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। अपना जो टॉपिक है वो इकोलॉजी का चल रहा है, जो कि अपने बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है अपना 3rd यूनिट। अपन इसकी 1st यूनिट पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें इकोलॉजी के अपने टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें अपने पढ़ रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। अपने को ये भी पता है। ओके गाइज, सो क्लाइमेटिक फैक्टर में अपन ने एटमॉस्फेयर देख लिया, टेम्परेचर भी अपन ने देख लिया ऑलमोस्ट। टेम्परेचर की कुछ एक बातें बाकी रह गई अभी, तो अपन आज उनको बाइंड अप करेंगे। देन अपन जो टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वो होगा लाइट, कि लाइट इंटेंसिटी कौन सी होती है, विजिबल लाइट कौन से में होती है, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्लांट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अपन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपन ने देखा था कि अपन कौन सी प्लांट इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अपन मोस्टली ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो अपन जो कल बातें अपन ने छोड़ी थी वो अपन देखते हैं क्या बातें छोड़ी थी। तो जैसे कि अपन लास्ट क्लास तक अपन ने देखा था कि जो भी प्लांट्स होते हैं उन पर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर का जैसे कि रेस्पिरेशन में बताया था मैंने, फोटोसिंथेसिस पे बताया था, मूवमेंट में बताया था, मिनरल एब्जॉर्प्शन में बताया था, अलग अलग चीज़ों में, हर चीज़ में। इवन मैंने ये बताया था आपको कि हर एक जगह रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि हर एक प्लांट को एक रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उस रेंज में ही वो क्या करेगा, जो भी उसके इफ़ेक्ट है, जैसे कि हो सकता है कोई टेम्परेचर उस कंडीशन में फेवरेबल है कि फोटोसिंथेसिस उसी रेंज में करेगा, मूवमेंट उसी गति में करेगा, रिप्रोडक्शन उसी में करेगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन करेगा, और भी वर्नलाइजेशन हुआ। ये सारे टॉपिक अपन ने कल देखे थे। अब अपन जो आज टॉपिक देखेंगे कुछ अपना उसी में बाकी रह गया था, इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट के ऊपर, कि अपने प्लांट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अपने को। तो उसके अंदर अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि जो प्लांट है लेस टेम्परेचर या लो टेम्परेचर के कारण उस पर अफेक्ट होते हैं। तो अपन एक दो चीज़ देखेंगे, अफेक्ट ऑन प्लांट्स ड्यू टू लो टेम्परेचर। ओके, यानी कि उस पर लो टेम्परेचर के कारण उस पर प्लांट पर क्या अफेक्ट पड़ सकता है। अपन एक चीज़ देखी थी अपने लास्ट क्लास में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि रूट्स के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लो टेम्परेचर में जाने के बाद 0 डिग्री पर टेम्परेचर जाने के बाद में पानी का जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो वाटर बिकम्स चेंजेस टू आइस, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो उस पोजीशन के अंदर अगर अपन ने ये बताया था कि जो प्लांट्स को पानी की नीड होती है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, उसको अगर अपन ऐसे रीजन में जाकर के लगाते, आइस रीजन में जाकर के लगाते, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर अपन 3 पार्ट्स के अंदर अपन इसको बांटेंगे कि अफेक्ट ऑन प्लांट्स टू लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन इसको 3 के अंदर बांटेंगे। जो पहला होगा वो होगा डेसिसिएशन, ओके, डेसिसिएशन। दूसरा अगर अपन इसमें देखेंगे तो अपने को 2 चीज़ आएगी इसके अंदर, एक तो फ्रीजिंग इंजरी और एक आएगी चिलिंग इंजरी। ठीक है, यानी कि एक तो आएगा फ्रीजिंग इंजरी, ठीक है, और एक जो आएगा अपना चिलिंग इंजरी करके आएगा। ओके, ये 3 अपन अभी देखेंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं। तो अपन गाइस, व्हाट इज़ द मीन बाय डेसिसिएशन, फ्रीजिंग इंजरी क्या होती है, चिलिंग इंजरी क्या होती है। तो इसमें सब में एक ही बात आएगी मोस्टली, कि अपने जो रूट्स होती है उसमें सेल्स अपने को पता है हर में होती है। तो सेल्स के अंदर क्या होगा, इंटर सेल्स के अंदर जो स्पेस होता है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस होता है, अपन इसकी बात करेंगे अभी, इंट्रा सेल्यूलर
स्पेस। इंट्रासेल्युलर स्पेस में क्या होगा गाइस कि इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर जैसे कि मान लो कि ये कोई एक सेल है, ये भी एक कोई सेल है, ये कोई एक सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये क्या हो गया स्पेस, यानी कि दो सेल के या दो से कोई भी खूब सारी सेल्स है अगर एक जगह इकट्ठी है और उनके बीच में आपस में कोई स्पेस है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर स्पेस करके अपन बोलेंगे। तो इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर क्या होता है कि अपने को ये पता है कि ठंड के अंदर या लो टेम्परेचर के अंदर, विंटर सीजन के अंदर जो लो टेम्परेचर होगा उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन रेट होगी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि लो टेम्परेचर के अंदर अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर अपन इसमें बोल सकते हैं विंटर सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपने को पता है एब्जॉर्प्शन रेट कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर विंटर सीजन के अंदर जो पानी है वो पानी नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। और अगर आइस के अंदर अगर वो चेंज हो गया तो आइस में चेंज होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, उसका बिल्कुल कम हो जाएगा। और जो एब्जॉर्प्शन रेट अगर हो जाएगा तो अपना जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो हाई हो जाएगा। तो जब उसको पानी भी नहीं मिल रहा और ट्रांसपिरेशन रेट उसमें ये हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डेसिसिएशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा एक तरीके से, मतलब उसको पानी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, डेसिसिएशन बोलेंगे। कि जहाँ पर विंटर सीजन के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन रेट तो बिल्कुल कम हो गई लेकिन ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाए, धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, डेसिसिएशन देखने को अपने को मिल जाएगी। अगर अपन ये बात करते हैं कि किसी एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी तेज़ ठंड भी पड़ रही है और वहाँ पर अगर जो हवाएं हैं, वहाँ की जो विंड है वो अगर ठंडी चल रही है तो भी वहाँ पर क्या पड़ेगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हो सकता है प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो एक तो इस कंडीशन के अंदर हो गया प्लांट की डेथ, मतलब कि उसका प्लांट डेथ हो जाएगी। अगर वहाँ पर अगर ठंडी हवाएं चल रही है तो उसके कारण भी वहाँ पर के अंदर क्या हो जाएगा, इसकी डेथ पॉसिबल है। तो ये चीज़ क्या हो गई, अपने सिर्फ और सिर्फ अपन किसकी वजह से पढ़ रहे हैं, लो टेम्परेचर के कारण पढ़ रहे हैं कि लो टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट के ऊपर जो अफेक्ट होगा वो क्या क्या देखने को अपने को मिल सकता है। बाद में अगर अपन देख सकते हैं कि जो भी अपने को ये अच्छे से पता है कि अगर सेल है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है और वहाँ पर आराम से अपने को ये भी पता है कि वहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वहाँ पर एक क्या है, अपने को ये पता है वहाँ पर भी वाटर की क्वांटिटी पाई जाएगी, यानी कि एज ए लिक्विड में वहाँ पर वाटर भी वहाँ पर देखने को अपने को मिलेगा। लेकिन क्या वहाँ पर भी लो टेम्परेचर के कारण वो वाटर क्या होगा, माइनस में जाना स्टार्ट कर देगा और माइनस में जाते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वाटर जमना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सेल के अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ है, कोशिका द्रव्य जो है, कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर भी वहाँ पर क्या हो जाएगी, जो भी एक्टिविटीज़ है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में कोई वही नहीं हो रहा, एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी माइनस में आना स्टार्ट, माइनस में या फिर जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ हो गई अपनी सेल की। तो ये दोनों चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे अफेक्ट कर रही है, टेम्परेचर अपने प्लांट के ऊपर ही अपने अफेक्ट कर रही है। तो ये इसकी डेथ हो सकती है। तो अपन इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर प्लांट को ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम में हो जाएगा, तो वहाँ पर अगर प्लांट की अगर डेथ हो जाएगी, प्लांट डेथ हो जाएगी, तो वो रीजन किसका होगा, चिलिंग इंजरी। कौन सी, चिलिंग इंजरी।
यानी कि टेम्परेचर की वजह से, यानी कि माइनस टेम्परेचर में जाने की वजह से वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाया और वहाँ पर टेम्परेचर उसकी जो डेथ हो जाएगी, और इसको अपन क्या बोलेंगे, चिलिंग इंजरी अपन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी इंट्रासेल्यूलर स्पेस के अंदर जो भी, अगर मान लो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है अपने यहाँ पर, इनके बीच के अंदर जो वाटर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल कम हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन रेट अगर कम हो जाएगी तो ये वाटर किस में हो जाएगा, क्रिस्टल। किसके क्रिस्टल है ये, आइस, बर्फ़ के क्रिस्टल्स हैं, आइस क्रिस्टल्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और अगर ये आइस क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये जितनी भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है वो सारी स्टॉप हो जाएगी, और क्या हो सकता है, प्लांट की वहाँ पर डेथ हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होगा, ओके। तो हाँ, अपन कहाँ पे थे जी। तो वाटर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे सेल को कौन सी इंजरी हो जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये होता है तो वहाँ पर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट होता है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग इंजरी बोलेंगे अपन। यानी कि फ्रीज होने की वजह से इंजरी हो रही है अगर सेल को, और प्लांट की डेथ हो रही है, तो वो क्या, किस, उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग इंजरी अपन इसको बोलेंगे। तो ये तीन चीज़ होती है प्लांट्स के अंदर अगर लो टेम्परेचर होता है, तो डेसिटेशन, फ्रीजिंग इंजरी और अपना चिलिंग इंजरी अपनी ये हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लो टेम्परेचर में या ऐसे क्लाइमेट के अंदर अगर कोई प्लांट है जहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी वो अगर वहाँ पर क्या हो पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, तो अपन उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट रेसिस्टेंस बोलेंगे। फ्रोस्ट का हिंदी में अपने को मतलब पता होना चाहिए, पाला अपन बोलते हैं ना, पाला, पाला पड़ना, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रोस्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा। अपन फ्रोस्ट रेसिस्टेंस किसको बोल रहे हैं कि अगर फ्रीजिंग इंजरी अगर उसको हो भी रही है, यानी कि फ्रीजिंग इंजरी अपन किसको बोल रहे हैं, अगर फ्रोस्ट हो रहा है, फ्रोस्ट होने की वजह से उसमें आइस क्रिस्टल जो उसमें वाटर है जो किसके अंदर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर, और वो क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसके अंदर डेथ हो जा रही है, उस प्लांट की फ्रीजिंग इंजरी बोल रहे हैं अपन उसको। लेकिन ऐसे कंडीशन के अंदर भी अगर प्लांट सर्वाइव कर रहा है तो अपन उसको बोलेंगे फ्रोस्ट रेसिस्टेंस। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे कम एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर आइस क्रिस्टल बनने के बावजूद भी अगर प्लांट सर्वाइव कर रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये अपने तीन चीज़ इसके अंदर अपने को ये देखने को अपने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि ये तो हो गया अपना क्या, लो टेम्परेचर, अपन ये भी बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर के कारण भी यहाँ पर क्या हो सकती है, डेथ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये तो लो टेम्परेचर, अपन ने कल क्या पढ़ा था कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी कि जो प्लांट है वो एक रेंज के अंदर ही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। उससे कम कंडीशन के अंदर अगर अपन बात करते हैं लो टेम्परेचर के अंदर, तो ये तीन कंडीशन आ जाती है। हाई टेम्परेचर के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो भी उनके अंदर क्या हो जाती है, वो हो जाएगा। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो हाई टेम्परेचर के अंदर अपने को पता है क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट अपने आप बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर अगर अपन उसको दे रहे प्लांट को तो उसमें क्या हो रहा है, अपने आप उसके ट्रांसपिरेशन रेट उसमें बढ़ रही है, और उसमें जो भी सेल्स में जो प्रोटीन है वो कोंगुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उसमें क्लोट्स बन जाएंगे। यानी कि इसमें सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोंगुलेट हो जाएगा,
यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, क्लोट्स बन जाएंगे, और क्लोट्स अगर बन जाएंगे तो वहाँ पर उस सेल प्रोटोप्लाज्म की या सेल की उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, हीट इंजरी बोलते हैं। तो अपने पास एक और टर्म आ गया, हीट इंजरी। हीट इंजरी अपन किसको बोल रहे हैं, अगर हाई टेम्परेचर की वजह से अगर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ रहा है तो वहाँ का जो सेल प्रोटोप्लाज्म है वो कोंगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर सेल प्रोटोप्लाज्म में क्लोट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोट्स अगर बन रहे हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और अपन इसी को क्या बोलेंगे, अपन हीट इंजरी बोलेंगे। लेकिन अपने को ये पता है, अपने को क्या पता है कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हाई टेम्परेचर होने के कारण भी वहाँ पर प्लांट्स सरवाइव कर लेते हैं। तो वो क्या हो गया, हीट रेसिस्टेंट प्लांट्स हो गए। वो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं, और वो क्या हो जाएंगे, उन प्लांट्स को अपन क्या बोलेंगे, हीट रेसिस्टेंस। यानी कि जो हीट से अगर, यानी कि हीट से अगर उन सेल को डेथ हो रही है तो अपन उनको बोलेंगे हीट इंजरी प्लांट्स, और अगर वो सरवाइव कर रहे हैं तो अपन उनको बोलेंगे हीट रेजिस्टेंट। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे अपने को, डेजर्ट एरिया में, जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी कि अपने पास में एक ही चीज़ थी। अपन ने सिर्फ इनमें मोस्टली अपन चीज़ें कल पढ़ चुके थे। इसमें अपन ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के कारण प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो उनको अपन क्या नाम देंगे, या उसमें क्या चीज़ हो सकती है और क्यों डेथ हो जाती है। तो लो टेम्परेचर के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि उनमें सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो टेम्परेचर नीचे जाने के बाद में, नीचे मतलब 0 डिग्री से भी नीचे जाने के बाद में उन सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक हिमांक पोजीशन पे आ जाती है। हिमांक का मतलब जानते हो, जहाँ से मतलब कि वाटर आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है या जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन के अंदर वहाँ पर जो सेल प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली उस प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन के अंदर भी ऐसे कंडीशन में भी अगर कोई प्लांट सरवाइव कर रहा है, कौन सी कंडीशन में, लो टेम्परेचर में, तो अपन उसको बोलेंगे फ्रोस्ट रेसिस्टेंट। ओके। लेकिन अगर अब ये पॉसिबिलिटी हाई टेम्परेचर में भी है, क्योंकि अपन ने तो देखा था कि सिर्फ एक रेंज के अंदर ही वहाँ पर क्या होता है, प्लांट सर्वाइव करता है। लेकिन अगर उस रेंज से या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, तो एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि डेजर्ट एरिया में और पोलर साइड रीजन के अंदर वहाँ पर तो बहुत कम टेम्परेचर होगा, फिर भी वहाँ पर प्लांट सर्वाइव करते हैं। क्योंकि अपन ने देखा था कि हिमालय के अंदर अपन ने कल अपन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन ने देखा था कि मीजोफाइटिक वो प्लांट्स जो होते हैं, और माइक्रोथर्मल में, और ये वगैरह थर्मल जो प्लांट्स होते हैं, माइक्रोथर्मल हुआ, मेगाथर्मल हो गया, ये मीज़ोथर्मल हो गया। और अपना एक लास्ट में था जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि हिमालय के अंदर या सबसे ज़्यादा हाइट्स में 16,000 फीट की हाइट के ऊपर अगर कोई प्लांट्स है तो वहाँ पर भी प्लांट्स क्या हो रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ पर मोस्टली एल्गी वगैरह अपने को कहीं देखने को मिल सकती है, तो उनके अंदर भी सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन उनको अपन क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स अपन उनको बोल सकते हैं। सॉरी। तो ये प्लांट्स किस में अंदर आ गए, अपने फ्रोस्ट रेसिस्टेंस प्लांट्स के अंदर अपने को ये देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई अफेक्ट ऑन प्लांट्स ड्यू टू लो टेम्परेचर या फिर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, तो उन पर क्या अफेक्ट पड़ता है। अब अपना एक इसमें सिर्फ एक लास्ट टॉपिक अपना और बच रहा है, वो अपन देख लेते हैं। फिर अपन जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसका नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लाइट। ओके। सो टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन किस पर इफेक्ट देखेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन।
ओके, अब अपन को ये बात अच्छे से समझ आ गई कि हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता है। हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो अपन ने एटमॉस्फेयर में ये चीज़ भी पढ़ी थी कि एल्टीट्यूड में ऊपर जाने के साथ में, हाइट में जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो वहाँ के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये कौन से में है, जहाँ पर अपन रहते हैं, जिस अपन फेज में अपन रहते हैं। अपन ने टोटल कितनी फेज पढ़ी थी, अपन ने 5 फेजेस पढ़ी थी। अपन ने 5 फेजेस के अंदर अपन ने देखा था कि अपना जो है वो अपना कौन सा फेज है, ट्रोपोस्फियर है, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर अपने को ये पता है कि जैसे जैसे अपन हाइट में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ओके, ये तो एक बात हो गई। अब अपन को ये भी पता है कि जो वेजिटेशन होगा प्लांट्स का वो भी सेम नहीं होगा। समझ आ रही बात? वेजिटेशन सेम कैसे नहीं होगा कि कोल्ड टेम्परेट के अंदर, ठीक है, या डेजर्ट के अंदर, या अपन बात करते हैं हिमालयन रीजन के अंदर, कहीं पे भी प्लांट्स का जो हैबिटाट होगा, हैबिटाट के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होगा। यानी कि जहाँ पर जैसा क्लाइमेट है उस अकॉर्डिंग प्लांट्स का वेजिटेशन होगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स में एडेप्टेशन होगा। तो वो एडेप्टेशन कैसे होगा, अपन एक डायग्राम बना करके अपन देख लेते हैं। तो ये देखिए, इधर तो अपन लेंगे एल्टीट्यूड, ओके, इधर अपन लेंगे लैटिट्यूड। डायग्राम थोड़ा सही से बना लेते हैं, इस डायग्राम से अपन को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज एल्टीट्यूड, हाइट हो गई, और दिस इज लैटिट्यूड। ओके, सो ये तो अपने पास बेसिक सा एक ग्राफ का सा हो गया कि अपन एल्टीट्यूड में और हो गया क्या चीज़। अब अपन यहाँ पर एक लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये कोई अपन माउंटेन बना देते हैं। ओके, ये एक कोई माउंटेन हो गया जिसके ऊपर सोइल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, कोई ग्रासेस वगैरह हो गई, कोई हो सकता है कोई प्लांट हो गया, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है, अपन नहीं बनाएंगे, सुंदर नहीं लगेगा इसमें। तो ये चीज़ हो गई। तो अपन खाली नाम लिखेंगे यहाँ पर, डायग्राम ना बना करके, तो डायग्राम अपना अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन ने ये देखा था कि जो सबसे नीचे होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अपन वहाँ पर अपन अपने लिया था। तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर सबसे कम होगा, सॉरी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपन लेंगे। उसके बाद में अपने को ये पता है कि जस्ट अपन इसके ऊपर जाएंगे तो उसके बाद में आएगा डेजर्ट ग्रासलैंड। अपन कहाँ पे जा रहे हैं, अपने एल्टीट्यूड में धीरे धीरे अपन ऊपर जा रहे हैं। अगर अपन लेटीट्यूड में भी अगर इधर जाएंगे तो भी इधर कौन सा आएगा, डेजर्ट ग्रासलैंड। ओके, अब डेजर्ट ग्रासलैंड तो हो गया अपना, फिर उसके बाद में अपना क्या जाएगा, डेसिडियल फॉरेस्ट। ओके, फिर अपन थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो उसमें क्या जाएगा, कॉनिफर फॉरेस्ट आ जाएगा। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन है कि यहाँ का जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा मॉस लाइकेन। ओके, अब फिर लास्ट के अंदर यहाँ पर ऊपर ऊपर आइस आ जाएगी अपनी। यही चीज़ अगर अपन इधर देखते हैं तो इधर भी अपना सेम चीज़ होगी कि डेजर्ट ग्रासलैंड होगा, फिर डेजर्ट के बाद में डेसिडियस फॉरेस्ट हो जाएगा अपने,
ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर अपने कोनिफर हो जाएगा, कोनिफर के बाद में अपने मोस्ट लाइकेन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी अपने इधर हो गई। तो ये अपना एक नॉर्मल अपना क्या हो गया, डायग्राम हो गया कि एल्टीट्यूड में और लैटीट्यूड के अंदर अगर अपन इधर जाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, पहले तो बड़े बड़े प्लांट हो गए, फिर इधर ग्रासलैंड्स आ जाएगा, फिर डिजर्ट फॉरेस्ट आ जाएगा, फिर कोनिफर के अंदर ऐसे ऐसे जाएगा शंकुधारी, और फिर अगर मोस्ट लाइकेन आ जाएंगे। तो ये एक अपना समझने के लिए डायग्राम हो गया कि एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे अपने, और इधर अपन लैटीट्यूड में अपन इधर जाएंगे। इधर तो क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो जाएगा, और इधर हो जाएगा अपना लैटीट्यूड। ओके, तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गई होगी कि वेजिटेशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अपने को देखने को मिलता है। क्योंकि अपने को आसानी से समझ सकते हैं कि हर विंटर सीजन के अंदर या हर समर सीजन के अंदर या मानसून के अंदर एक ही तरीके के प्लांट्स नहीं होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सीजनल वाइज वेजिटेशन। ओके, दूसरा अपन टेम्परेचर वाइज भी अपन कह सकते हैं, क्या वही वेजिटेशन, क्योंकि टेम्परेचर कहीं का सेम नहीं होता। टेम्परेचर अकॉर्डिंग अपने को क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेशन अपने को देखने पर मिलेगा कि अगर अपने लैटीट्यूड के अंदर अगर अपन किधर से किधर जा रहे हैं, अपने इक्वेटर से, ओके, इक्वेटर से अगर अपन साइड में चलते हैं लैटीट्यूड के अंदर तो अपने को ऐसे देखने को मिलेंगे। अपने ये सारी चीज़ें कहाँ से ले रहे हैं, इक्वेटर से देखने को अपन देख रहे हैं। तो इक्वेटर पर अगर अपन इसके आसपास के इक्वेटर के अगर अपन देखेंगे आसपास के एरिया में तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इक्वेटर से जैसे अपन दूर जा रहे हैं तो अपने को क्या हो गया, टेम्परेचर। तो अपन इसको एक इक्वेटर मान लेते हैं एक तरीके से। तो यहाँ के एरिया में तो क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा और कम हो गया, फिर लास्ट में बिल्कुल ही कम हो गया। क्योंकि अपन इक्वेटर से बिल्कुल साइड में चल जाते हैं अर्थ के अंदर, जैसे कि पोलर साइड में चल जाता है तो वहाँ पर सिर्फ अपने को बर्फ़ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हो गई अपनी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि वेजिटेशन बिल्कुल अलग अलग हो गया, और अपने को ये एक तरीके से जो चीज़ है कौन सी वाली, जो जोन्स में चेंज हो रहा है, ये अलग जोन हो गया, ये अलग जोन हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये एल्टीट्यूड के अंदर अपने अगर जोन्स में कर रहे हैं तो अपने इसको नाम देंगे जोनेशन करके, क्योंकि अपन इनको जोन में बांट रहे हैं। एल्टीट्यूड में जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं ये अलग अलग जोन हो गए कि इस जोन के अंदर इस टाइप का वेजिटेशन होगा, इस जोन में इस टाइप का वेजिटेशन होगा। तो ये सारी रामायण किस पर डिपेंड कर रही है, खाली और खाली टेम्परेचर के ऊपर, कि यहाँ का टेम्परेचर अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर इस टाइप का वेजिटेशन होगा। अगर यहाँ पर ठंडा माहौल हुआ तो वहाँ पर लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर वेजिटेशन होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो डेजर्ट में अलग तरीके वेजिटेशन मिलेगा, अपन हिमालय में जाएंगे तो अलग वेजिटेशन मिलेगा अपने को, या अपन अगर राजस्थान के एरिया में, राजस्थान को भी देख लो आप, जैसे कि वेस्ट साइड में अलग मिलेगा अपने को, या आसाम साइड में चल जाओ तो वहाँ पर सब तरीके के अलग अलग अपने को वेजिटेशन अपने को देखने को मिलेंगे। यानी कि अपने को जीरोफाइटिक मिलेंगे, मीजोफाइटिक मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट्स के क्या हो गया, वेजिटेशन हो गया। कुछ एग्जांपल जैसे कि अपने को देखने को मिल सकते हैं कि अगर अपन हिमालय रीजन के अंदर अगर अपन जाते हैं तो हिमालय रीजन के अंदर अपने को मोस्टली जो वहाँ के जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर अपने को सोरबिया मिलेगा, ठीक है, शीशम मिल सकता है अपने को। तो यहाँ पर क्या होता है, और अगर अपन बात करते हैं जैसे जैसे अपन 1000 मीटर की हाइट के ऊपर साथ में बढ़ते हैं, 1000 मीटर के ऊपर अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी आ जाती है।
यानी कि जैसे अपन 1000 डिग्री सेल्सियस अगर 1000 मीटर के ऊपर अगर अपन चल जाते हैं तो वहाँ पर कितने टेम्परेचर की कमी आ जाएगी, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वहाँ पर कमी आ जाएगी। तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है, ये आपके बुक्स के अंदर अपने को आराम से देखने को मिल जाएगी। कि एग्ज़ाम्पल है, अगर अपन 5000 मीटर की बात करें या 5000 मीटर से ऊपर की हाइट की बात करें तो वहाँ पर कंप्लीट जो है वहाँ पर स्नो ही देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर खाली 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगी, एल्गी, लाइकेन, मोस वगैरह के मिलेगी अपने को, ठीक है। यानी कि 5000 से ऊपर जहाँ पर स्नो है तो वहाँ पर अपने को मोस्टली क्या देखने को मिलेगी, एल्गी, मोस, लाइकेन वगैरह, यही देखने को अपने को मिलेगा। तो ये तो हो गई चीज़ें अपने को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बाकी इनके जो एग्जाम्पल है वो आप बुक से अच्छे से देख सकते हो कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे, कि हिमालयन रीजन में मोस्टली कौन से प्लांट्स होते हैं, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से होंगे, ग्रासलैंड में कौन से होंगे। तो ये सब चीज़ें अपने को होगी। तो ये अपना था टेम्परेचर करके जो क्लाइमेटिक फैक्टर था उसमें अपन ने देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, कोई इसमें इतनी खास बात नहीं थी। सारा खेल रेंज ऑफ टेम्परेचर का है कि अपने को सिर्फ रेंज ऑफ टेम्परेचर बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर इतनी रेंज होती है, रेंज के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होगा, रेंज के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर सोइल होगी, सब कुछ ओके। तो रेंज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे खेल होंगे। तो ये तो हो गया अपना टेम्परेचर। अब नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे ओके डन। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे उसकी बात करेंगे लाइट। हिंदी में आप अच्छे से जानते हो व्हाट इज़ द मीन ऑफ लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। थोड़ा बहुत तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लाइट अपने लिए कितनी एसेंशियल है। जितने क्लाइमेटिक फैक्टर अपने लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं उतना ही लाइट भी अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है। लाइट अपने को पता है मोस्टली चीज़ विज़न क्या होता है क्या नहीं होता, अभी देखेंगे इसका कितना स्पेक्ट्रम होता है कितना नहीं होता, अभी अपने को पता चलेगा रेंज कितना होता है। तो विज़न जो होता है वो अपना सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, लाइट की वजह से। लाइट नहीं होगी तो विज़न इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये सारा खेल किसका है, सन का। तो अपने को ये चीज़ पता में होनी चाहिए कि सन क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर कितना एसेंशियल है। टेम्परेचर और अपना जो लाइट है वो मोस्टली कहाँ पर डिपेंडेंट कर रहा है, अपने सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अपनी जो भी बायोटिक एक्टिविटीज़ होती है उनको अपने क्या करते हैं, लाइट पर डिपेंड करने, काफ़ी चीज़ें लाइट पर डिपेंड करती है। अब अपन बात करते हैं कि जो लाइट है उसके बारे में ना कि अपन इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो लाइट के बारे में ना कि खाली इकोलॉजिस्ट ही पढ़ते हैं, इसके बारे में ओनली नहीं कि इकोलॉजी के साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट ही इनके बारे में उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका जो यूज़ है या इसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं वो फिजियोलॉजिस्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रांच हो गई अपनी बायोलॉजी की। क्योंकि अपने क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट के बारे में जो स्टडी है वो ना कि खाली अपने इकोलॉजिस्ट ही करेंगे, अपने को फिजियोलॉजिस्ट भी इसके लिए उनके लिए भी उतनी ही नेसेसरी है जितनी ये इकोलॉजिस्ट के लिए। ये तो हो गया ये। अब लाइट में जो एक टॉपिक आता है वो होगा ग्लोबल रेडिएशन। उससे अपन स्टार्ट करेंगे और अपन आगे तक बढ़ते चलेंगे। देखिए ग्लोबल रेडिएशन का जो मतलब है वो क्या है। ग्लोबल रेडिएशन जो है वो अपन को समझ में आना चाहिए कि जो ग्लोबल रेडिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ सन से, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है सन से।
क्योंकि सन में अपने को पता है कि वहाँ पर जो सन है वहाँ पर जो वार्म गैसेज है या उनका एक काफ़ी सारा एक हब है या मास है, एक अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य पर काफ़ी टाइप की गैसेज है, हीट गैसेज, वहाँ पर मोस्टली जो होती है वो हाइड्रोजन होती है। कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी, क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप से दो ही गैसेज होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन क्या करता है कि जो हाइड्रोजन एटम है इनको कंटिन्यूली किस में चेंज करता रहता है? हीलियम के अंदर चेंज करता रहता है। तो वहाँ पर मोस्टली कौन कौन सी गैसें हो गई? हाइड्रोजन और हीलियम। समझ में आई बात? सन पर काफ़ी सारी गैसेज होती है, लेकिन मोस्टली वहाँ पर गैसेज दो ही देखने को मिलती है अपने को। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो अपने हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं? हीलियम के अंदर चेंज हो जाते हैं, जिससे इसमें काफ़ी एनर्जी या काफ़ी अपने को, एक मिनट, हाँ, तो ये जब चेंज होता है हाइड्रोजन से हीलियम, तो इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? काफ़ी एनर्जी देखने को मिलेगी, काफ़ी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अपने को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, मोटा मोटा अपन समझ लेंगे खाली। अपने को सिर्फ बॉटनी के तरीके से समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। अपने को इतना पता है कि सन होता है, सन के ऊपर काफ़ी सारी गैसेज होती है, जिसमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होती है। हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हीलियम के अंदर चेंज होता रहता है, या हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो हीलियम में चेंज होते रहते हैं, जिसके अंदर काफ़ी एनर्जी निकलती है। और एनर्जी जो निकलती है उसको अपन किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अपन नाम देंगे, ठीक है। और ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पर पहुँचती है? अर्थ पर पहुंचती है। किसमें? एक रेडिएशन के रूप में। और इन रेडिएशन को ही अपन क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। क्या नाम हो गया? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन अपने को पता चल गया होगा। सोलर मतलब सन से मतलब निकाल सकते हैं अपन, रेडिएशन जो भी वहाँ से रेडिएशन आ रही है। कैसे आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सन पर काफ़ी सारे गैसेस होती है, हीट गैसेस होती है, गर्म गैसेस, वार्म गैसेस होती है। वहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम मोस्टली होते हैं वहाँ पर। और हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ पर होता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन के एटम जब हीलियम में चेंज होता है तो उसमें काफ़ी सारी एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। और जब वो अर्थ पे पहुँचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पर पहुँच रही है? अर्थ पे पहुँच रही है। और इसी रेडिएशन को अपन क्या बोलेंगे? सोलर रेडिएशन बोलेंगे। ओके, तो ये जो चीज़ है सूर्य से निकलने वाली या सन से निकलने वाली जो भी क्या बोलते हैं अपन इनको? एक मिनट, ओके, सूर्य से जो निकलने वाली जो ये वेव्स है जितनी भी, इनको अपन किस में लेंगे? अपन वेव लेंथ बताएंगे। यानी कि जो वेव्स है इनकी एक वेव लेंथ होती है, यानी कि सबका एक फिक्स होता है वेव लेंथ। यानी कि जितनी ज़्यादा अगर किसी का अपन देखने को क्या देखेंगे? अगर वेवलेंथ अपन वेवलेंथ कहाँ पर देखने को मिल रही है अपने को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक इनकी एक रेंज फिक्स होती है किसकी? जितनी भी सोलर रेडिएशन होता है, तो जितना ज़्यादा इसमें जो अपने को ये देखने को मिलेगा वेवलेंथ, इसमें सारे जो भी रेडियो तरंगे होगी तो वो अपने को देखने को मिलेगी। कितनी? उसमें कौन कौन सी होगी? रेडियो वेव्स होगी, ओके। रेडियो वेव्स के अलावा माइक्रोवेव्स होगी, इंफ्रारेड होगी, माइक्रोवेव्स होगी,
ठीक है, इंफ्रारेड होगी, इंफ्रारेड के अलावा अपने को एक्स रेज होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, गामा होगी, कॉस्मिक होगी। तो ये सब रेस अपने को कहाँ से मिलेगी, वेवलेंथ जो होगी वो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होगी, एक्स रेज होगी, गामा होगी, ओके। तो ये सब चीज़ें अपने को वेव रे, तो इनमें क्या होता है कि जितनी रेडियो जो वेव्स है, ओके, और अपने जो कॉस्मिक वेव्स की तरफ अपन चलेंगे, यानी कि रेडियो से लास्ट के अंदर आता है अपने कॉस्मिक वेव्स। जब अपन इस साइड के अंदर चलेंगे तो जो लैम्बडा होता है, ओके, जो अपना क्या होगा, लैम्बडा होगा, यानी कि इसको अपन एंगस्ट्रॉम के अंदर निकालेंगे अपन। तो जो लैम्बडा होता है उसका जो ये डिक्रीज़ होगा, क्या होगा, लैम्बडा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। एक सो लैम्बडा विल बी इंक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा विल बी डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी विल बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपने रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड हो गई अपने, इसके अंदर फिर विजिबल हो गई, फिर इसमें अल्ट्रा वायलेट हो गई, फिर अपनी एक्स रेज हो गई, एक्स रेज के अंदर अपने गामा हो गई, और अपने क्या हो गई, कॉस्मिक हो गई। ये अपने कोई काम के नहीं है, विजिबल के लिए अपने को सिर्फ ये रेंज काम आएगी। कौन सी आ गई, ये। तो अगर अपन जैसे जैसे इसमें चलेंगे नीचे की तरफ, तो लैम्बडा तो क्या होगा, अपना डिक्रीज होगा, और अपना जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीज एंड लैम्बडा विल बी डिक्रीज। तो ये अपन किस में हो गया, जितनी भी टाइप की अपनी जो सोलर रेडिएशंस है, अपनी जो सोलर वेव्स हो गई अपनी, ये वहाँ से आ रही है। अब अपन इनकी देखेंगे कि इनकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी, वेवलेंथ कितना मतलब डेल्टा। तो सबसे पहले अगर अपन रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो 3 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻7 ऑलमोस्ट। और ये सब चीज़ें किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी। समझ में आया, यानी कि 14 × 7। अब जो नेक्स्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻7 टू 700-600 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कम हो रही है। यानी कि जैसे जैसे अपन नीचे चलेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट आता है वो ये इतना हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, तो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर तक कितना आ गया, एक, यानी कि अल्ट्रा वायलेट तक देखो, रेडियो वेव्स पर तो कितना था, 3 × 10⁻14 पावर हो गया था, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 1 एंगस्ट्रॉम ही आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 1 से कितना हो जाएगा, 0.01 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब ये किस में जा रहा है, पॉइंटों के अंदर जा रहा है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अपन और भी इससे बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0.01 से 0.001 हो जाएगा। समझ आई बात। और लास्ट में ही अगर अपन लेंगे तो 0.001 से 0 हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, सारा एंगस्ट्रॉम का, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। समझ आई बात। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें डिक्रीज़ हो रही है। किसके अंदर हो रही है, वेवलेंथ अपनी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। कहाँ पर हो रही है, जब रेडियो वेव से अपने कॉस्मिक रेज के अंदर अपन साइड में चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोलर रेडिएशन है। यानी कि जितनी भी सोलर रेडिएशन होगा वो किसको दिखा रही है, वेवलेंथ को दिखा रही है। और वेवलेंथ क्या है, ये सारी अलग अलग वेवलेंथ हो गई। इसकी वेवलेंथ इतनी हो गई रेडियो वेव्स की, इसकी इतनी हो गई, इसकी इतनी हो गई। यानी कि जितनी भी वेवलेंथ है ये सारी वेवलेंथ है सोलर रेडिएशंस की। और ये कौन सी आ रही है, सूर्य से, यानी कि सोलर जो वेव्स है उसमें ये सारी अपने को देखने मिल रही है। ये फिर अलग अलग अपने को वेवलेंथ दिखाती है। वेवलेंथ के अंदर अपने को क्या इतना ही पता है कि रेडियो, अपने को सिर्फ इतना पता रखना है कि ये
कंटिन्यूटी में इसको एक अपने को सीरियल में याद रखना पड़ेगा कि रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। जैसे अपने रेडियो से अपन कॉस्मिक के साइड में चलेंगे तो वेवलेंथ विल बी डिक्रीज, यानी कि धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर अपन बात करते हैं किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर अपन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहला जो आएगा 1 × 10⁴ टू 1 × 10⁻11, ये किसके अंदर आएगा, अपने सेकंड इन्वर्स में। किस में आएगा ये, सेकंड इन्वर्स में। अब अपन करेंगे 1 × 10⁻11 से कहाँ किस में चल जाएगा, 1 2 3 × 0.94 टू 10⁻11, ये अपना किस में हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए, अब ये तो कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर जैसे जैसे अपन इसके अंदर आगे चलेंगे तो फिर 3.94 के बाद में 3.95 से 7.94 में चल जाएगा, फिर 7.9 से 3.10⁻18 में चल जाएगा, फिर लास्ट में जाते जाते कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻21। ये किसकी है, ये कॉस्मिक रेज की है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर कितनी थी 10⁴, यहाँ पर कितनी है 10⁻21, और ये किस में चल रही है, सेकंड इन्वर्स में चल रही है। तो ये चीज़ अपन क्या करेंगे, ग्लोबल रेडिएशन के अंदर अपन को देखने को क्या मिला कि वो ग्लोबल रेडिएशन के अंदर पे हाइड्रोजन और हीलियम चेंज होते हैं, उसमें जो भी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपन सोलर रेडिएशन बोलेंगे। वो एक अपने को क्या बता रही है, वेवलेंथ बता रही है। वो वेवलेंथ के अंदर वहाँ पर कौन कौन सी, उसके अंदर कौन कौन सी निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, रेडियो वेव्स भी हो गए, इंफ्रारेड भी हो गए, विजिबल भी हो गए, अल्ट्रावायलेट भी हो गए। लेकिन रेडियो वेव से जैसे जैसे अपन कॉस्मिक रेज की साइड में चलेंगे तो जो लैम्बडा होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा इस अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपने इसमें आ गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि जो सोलर रेडिएशन है, अगर सोलर रेडिएशन है, ये अपने इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। सोलर रेडिएशन जो है अगर ये आ रही है तो इसका 42% पार्ट वापस क्या कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वापस चल जाता है। यानी कि सोलर रेडिएशन का 42% पार्ट रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, यानी कि वापस चल जाता है। समझ आई बात, यानी कि 42% तो कितना हो जाएगा, उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं 33% पार्ट की, तो वो क्लाउड्स उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अपने को ये चीज़ भी पता है कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी सारे सॉइल पार्टिकल्स वगैरह भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, ठीक है, ओजोन भी है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और अपने ओजोन है, ओजोन लेयर, इनसे भी है ना क्या होगा, सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन अपने को देखने को अपने को मिल जाता है। यानी कि अपने को कितना, ओजोन से अपने को ऑलमोस्ट 10% पार्ट ओजोन लेयर से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी का अगर अपन बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 9% हो रहा है। समझ में आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, 52%। यहाँ पर कितना हो गया, 52%। तो क्लाउड से एब्जॉर्ब कर लिए, डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिए, अपने ओजोन लेयर कर लिए, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ऑब्जर्व कर लिया। बाकी का खाली 48% पार्ट ही क्या हो रहा है, 48% पार्ट ही कहाँ पर पहुँच रहा है, अर्थ पे पहुँच रहा है। बाकी का सारा 52%, ऑलमोस्ट 52% कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 42% तो क्या हो गया, अपने
एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पर क्लाउड से एब्जॉर्ब कर लिए हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, और 10% ओजोन लेयर हो गया। और खाली कितना अपने साइड कितना पहुँच रहा है, ओनली 48% पार्ट ही अपने पास में पहुँच रहा है, यानी कि बाकी तो 42% तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर दिया सोलर रेडिएशन का, 33% क्लाउड से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके टोटल, और जिसके अंदर से ये बाकी सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये सारे रिफ्लेक्ट हो रहे, जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वही यही है, क्योंकि 42% पार्ट तो कौन सा हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 10% क्या हो रहा है, ओजोन ले रहा है। अर्थ पे तो खाली कितना पहुंच रहा है, 48% पार्ट। 100 की अगर बात करते हैं तो 33% क्लाउड्स से हो जाता है, 9% डस्ट पार्टिकल से हो जा रहा है, यानी कि 42 तो वहीं पे हो जा रहा है, 10% ओजोन के अंदर हो जाता है, और 48% कहाँ पर हो जाता है, अर्थ से ही अर्थ पे पहुंच पाता है। तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट है जो अपने वहाँ पर पहुँच पाता है, बाकी की कोई भी इतना नहीं है। तो अपने को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो सोलर रेडिएशन है वो अपने खाली अर्थ पर 48% पार्ट ही अपने अर्थ पर पहुंच पा रहा है, बाकी का वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। गॉट इट? जिसमें से 42% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, 10% ओजोन लेयर उसको ले लेती है, कुल मिलाकर के 100% हो गया। इसमें से 42% क्लाउड्स हो गए और डस्ट हो गए, और 10% क्या हो गया, ओजोन लेयर आ गई। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आ गई, सोलर रेडिएशन के अंदर अपने को मिल गई। तो ये चीज़ इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये एक बार अपन सिर्फ बात कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले किसकी बात करी थी, कॉस्मिक रेज की। किसकी बात करी थी, कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज के अलावा अपने फिर क्या जाएगा, एक्स रेज, उसके बाद में अपना अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद में अपने विजिबल रेंज आ जाएगी। ओके, विजिबल के बाद में अपने इंफ्रारेड आ जाएगी, और इंफ्रारेड के बाद में अपने रेडियो वेव आ जाएगी, ठीक है, यानी कि लास्ट में अपने कौन सा आ रही है, इंफ्रारेड आ जाएगी और अपने रेडियो वेव्स आ जाएगी। तो ये एक क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन अगर अपन बात करते हैं खाली किसकी, विजिबल लाइट की, तो अपने को विजिबल लाइट जो है वो अपने को थोड़ी ही मिलेगी, और वो अपने को कितने रेंज से मिलेगी, 400 से 800 नैनोमीटर तक, ठीक है, यानी कि विजिबल लाइट है ये अपने को 400 से, लेमड़ा का है यहाँ पर 800 तक ही, यानी कि लेमड़ा कितना होना चाहिए, 400 नैनोमीटर से, लेमड़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की जो रेंज है, उतनी ही लाइट अपन क्या कर पाएंगे, विजिबल, या उसी लाइट को अपन देख सकते हैं, जिसके अंदर अपना ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 3900, या तो उसको एंगस्ट्रॉम में ले लो या अपने 9 नैनोमीटर में लो, तो अपने इसके अंदर अपने हो गया, जिसके अंदर वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंफ्रा रेड हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो अपना क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। इनके अंदर भी क्या होगी, अलग अलग रेंज होगी, कि इतने में तो अपने को वॉयलेट दिखेगा, इतने में अपने को ब्लू दिखेगा, इतने में अपने को ग्रीन दिखेगा, उसके बाद में अपने येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और फिर अपना इंफ्रा रेड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, विजिबल रेंज हो गई ये अपनी, कि ये कितने से स्टार्ट है, 400 से 800 तक। ओके, यानी कि ये लेमड़ा बराबर कितना होना चाहिए, 400 से अपना 800 ही होना चाहिए नैनोमीटर के अंदर, जिसके अंदर से अपना वॉयलेट हो गया, ये अपने सिर्फ 400 के अंदर दिखेगा। कितना हो गया, वॉयलेट अपने को कितने में दिखेगा, सिर्फ 40 में हो गया। ब्लू ग्रीन अपने को 500 वाली रेंज में दिख जाएंगे। ओके, यानी कि वॉयलेट अपने को कितनी रेंज में दिखेगा, कि लेमड़ा का मान कितना होगा, 400 का होगा। ब्लू ग्रीन अपने पास कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। फिर येलो ऑरेंज आ जाएगा अपना, वो अपना कितना हो जाएगा, 600 में हो जाएगा। ये अपने फिर 700 में हो जाएगा, और इसके ऊपर यह इंफ्रारेड 800 में हो जाएगा।
तो ये चीज़ किसकी हो गई, ये अपने विजिबल रेंज हो गई। ये कौन सी रेंज हो गई, विजिबल रेंज हो गई। ये इन रेस को अपन नहीं देख सकते, खाली अपन किसको देख पाएंगे, विजिबल लाइट को देख पाएंगे, जिसके अंदर ये कलर्स हो गए सारे, कि इतने लैम्बडा के ऊपर ये वाला होगा, कि अपने क्या बोलेंगे, लैम्बडा का कितना होगा 400 to 800 नैनोमीटर, या ऑलमोस्ट अपने 390 से 100 मिली माइक्रोन हो गया। ये कितना हो गया, ये 300 से मिली माइक्रोन ये हो जाता है, ऑलमोस्ट 3900 to 1810, ये इतना हो गया। ये अपन इसको आराम से एंगस्ट्रॉम के अंदर भी ले सकते हैं। एंगस्ट्रॉम के अंदर लेते ही अपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए, इतने रेंज के अंदर अपने इसको क्या करेंगे, देख सकते हैं कि 39 से 81 के अंदर ये अपने इसको नैनोमीटर में लिया है। तो किसी में भी आप इसको ले सकते हैं कि 3 एंगस्ट्रॉम में लो तो अपने ये लिख दो, माइक्रोन में लिखो तो ये लिख दो, और अपने नैनोमीटर में लिखो तो ये लिखो। अपन ये 400-500 जो लिखा है अपन किस में लिखा है, नैनोमीटर के अंदर अपन ने इसको लिखा है। इसके अलावा जितनी भी बातें होगी, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी कि कितने रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगा, कितना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ये टॉपिक अपन इसका लेंगे, अपन कल लेंगे। बाकी का थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप इसको एक बार रिपीट करके आना। सिर्फ अपने को इतना ही पता होना चाहिए, एक तो आप इसको एक सीरीज़ में याद करोगे कि सबसे पहले रेडियो वेव्स होती है, फिर उसके बाद में इंफ्रारेड होती है, फिर उसके बाद में अपने विजिबल होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, एक्स होती है, फिर गामा होती है, और फिर लास्ट में अपना कॉस्मिक होती है। तो ये अपन एक बार इसको सीरीज़ में याद करेंगे। बाद में अपने को ये बात पता होना चाहिए कि विजिबल लाइट कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो विजिबल लाइट अपने को ये पता होना चाहिए कि 3900 से 8100 एंगस्ट्रॉम तक जो लाइट होती है वो कौन सी होगी, विजिबल होगी। ये रेंज किसकी हो गई, विजिबल रेंज हो गई। गॉट इट। विजिबल रेंज के अलावा अपन इसको भी है ना अलग अलग में बांटेंगे। बाकी इसको अपन एक बार कल अच्छे से और पढ़ेंगे, इस टॉपिक को। सिर्फ ये थोड़ा बहुत अपन ने देखा है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, और आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिपीट करेंगे। आप इसको थोड़ा बहुत एक बार देखना, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है, नॉर्मल है, बस एक बार खाली रिपीट कर लेना। टिल देन गाइस, गुड बाय।